बच्चों आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है राहुल सिंह फिजिक्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक जो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग शील्डिंग है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड करना है किसी को, प्रोटेक्ट करना है किसी को। किससे प्रोटेक्ट करना है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। अगर मैं किसी को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना चाहता हूं तो मैं उसको ऐसी जगह में रखूंगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना पहुंच पाए। इसके लिए हम लोग समझते हैं, यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर में यहां पर एक कैविटी है। ये मेटल है, मटेरियल है पूरा। अब मान लीजिए मैंने यहां पर इसको ऊपर कितना चार्ज रखा Q2, अंदर मैंने रखा कितना Q0। अगर ये Q0 है, इस Q0 की वजह से यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? इस मेटल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी। उस फोर्स की वजह से यहां पर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। अंदर हो गया नेगेटिव यहां पर, और यहां पर कैसा? पॉजिटिव। कितना? ये Q0 है तो यहां पर हो गया माइनस Q0 और यहां पर कितना? प्लस Q0। क्लियर है क्या? अब अगर मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, बिल्कुल छोटी सी, ये लो, बिल्कुल इनर सरफेस पे एक गॉसियन सरफेस बनाता हूं, तो आप लोग खुद सोच के देखो कि गॉस लॉ से E डॉट डी एस बराबर कितना आ गया। अब बताओ इस सरफेस के अंदर इनसाइड टोटल चार्ज कितना हो गया? Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इनसाइड चार्ज अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी? जीरो। फ्लक्स भी कितना हो गया? जीरो। इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? जीरो। जबकि हमने यहां पर Q2 चार्ज रख रखा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम किसी मेटल की कैविटी के अंदर एक चार्ज को रखते हैं तो वहां पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी। इसी टर्म को यूज करके बनाया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो अंदर अगर मेरे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंफ्लुएंस में आता है, जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फर्क पड़ता है, तो हम उसको कहां पर रखेंगे? उसको हम रखेंगे किसके अंदर बच्चों? मेटल की कैविटी के अंदर। उसको शील्ड करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एकदम अंधेरा, एकदम घनघोर रात है और बिजलियां कड़क रही है, आपके पास दो ऑप्शन है। कहीं अंधेरे में फंसे हुए, एकदम घनघोर अंधेरे में, आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप पेड़ के नीचे खड़े हो सकते हो या अपनी कार के अंदर बैठ सकते हो। तो आप कहां पर बैठना प्रेफर करोगे? अपनी कार के अंदर। क्यों? क्योंकि कार के अंदर जो सरफेस जो कार की बनी हुई है मेटल हॉलो है, मतलब मेटल की शीट है। और कोई एक्सटर्नल फील्ड अगर वहां पर आती है, कोई बिजली आती है, वहां पर चिंगारी गिरती है, तो क्या उसका फर्क अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में हमने क्या देखा कि अंदर वाली जो भी चीज है वो बाहर वाले चार्ज या बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कार वगैरह की जो मेटल हॉलो अंदर इसलिए किसलिए बनाया गया? क्योंकि मेटल का इसलिए बनाया गया क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी और शील्डिंग की वजह से बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बैठे हुए किसी पर्सन को, अंदर बैठे हुए किसी इंस्ट्रूमेंट पे, अंदर बैठे हुए किसी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगा पाएगी। इस टर्म को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कैसे बनाई जाएगी? मेटल में कैविटी करके। क्या बात समझ में आ गई? तो ये मेटल की कैविटी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। सेंसिटिव किसकी वजह से? एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। इंस्ट्रूमेंट, द प्रोसेस टू प्रोटेक्ट ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम, कहां से? एक्सटर्नल फील्ड। और उसके लिए क्या करना है हमें? मेटल के अंदर कैविटी, मेटल के अंदर कैविटी बनानी पड़ेगी। और मेटल की कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बच्चों? जीरो होता है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद हो, आपने पुराने लेक्चर्स को देखा हो, तो पुराने लेक्चर्स में हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था कि भाई जो चार्ज होता है वो कंडक्टर के कहां चला जाता है? सरफेस पे चला जाता है। अगर चार्ज सरफेस पे चला जाएगा
तो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए भी कंडीशन थी, देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप करा दूं इसका। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे करके है, इसको मैं और कर्व कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि क्लैरिटी आपको ज्यादा रह पाए। इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ बच्चों, ज्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। अगर मैं आपसे 3 रीजन पूछता हूँ, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये वाला, मैं और यहाँ पर इसको चार्ज देता हूँ और आपसे पूछा जाए कि भाई ये चार्ज जो दिया है हमने वो कहाँ पर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, तो आपको याद रखना है चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर सी। आर सी मतलब होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बना सकते हैं। अब जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों कम होगा उतनी ही सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब ये जो यहाँ पर जो मैंने ये एंड लिया है इस पर कर्व बनाता हूं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे छोटा, इसको अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे बना दूं तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना और इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना। सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका है, इसका। तो ये जो शार्प एंड है यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर इस नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर को मैं चार्ज देता हूं तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, बल्कि कैसे होगा, यहां पर जो वहां पर जगह कम है वहां पर चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा, यहां पर इससे थोड़ा कम और यहां पर बहुत कम। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से होता है, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पर चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। अगर यही सरफेस यूनिफॉर्म होती, जैसा कि हम स्फीयर में पढ़ते हैं, तो चार्ज पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसके लिए भी एक टर्म आता है, वेन डी ग्राफ जनरेटर होता है, वहां पर इसको यूज किया जाता है एक्शन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज करके। तो एक्शन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज के लिए हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर्स में, पर मैं यहां पर इतना बता सकता हूं कि इस एंड वाले पॉइंट पे क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी तो इसके द्वारा बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी और इसके आसपास में एयर है तो ये क्या करेगा, ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कि जो एयर जो कि इंसुलेटर है वो उसके इंसुलेटर को ब्रेक कर देगी। एक टर्म आता है फिजिक्स के अंदर बच्चों जिसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को मैं कैपेसिटर वगैरह के टाइम पे डिस्कस करूंगा मैं आपसे, पर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब है जब तक इंसुलेटर की तरह काम करता है, परंतु अगर हम इंसुलेटर पे बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो वो इंसुलेशन की जगह या इंसुलेटर की जगह एक कंडक्टर की तरह भी बिहेव करने लगता है। वही चीज यहां पर हो जाती है शार्प एंड पे, उसको वेन डी ग्राफ जनरेटर में पढ़ाया जाता है बच्चों। लेकिन अभी मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूं, जो शार्प एंड होगा, जो कर्वेचर कम होगा वहां पर चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। चलो ये बात समझ में आ गई बच्चों। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बच्चों, मान लीजिए एक ये मेरे पास हॉलो स्फीयर है और कंडक्टर का है ये ऐसे करके है बच्चों, मैं इसके सेंटर पे एक चार्ज रखता हूं Q1 और बाहर रखता हूं Q2। इसका इनर रेडियस मैंने लिखा A और आउटर रेडियस कितना लिखा B। बताओ अब यहां पर आपसे पूछे कि S1 एंड S2 के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कैसे बताया जाएगा भाई, अगर यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहां पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। और अगर यहाँ नेगेटिव होगा तो माइनस Q1, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पर कितना प्लस Q1। तो बताओ अब इसके अंदर वाले के लिए अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखते हैं सिग्मा 1 तो इसकी सरफेस पे कितना चार्ज है, माइनस Q1 अपॉन में एरिया। एरिया कितना होगा इसका, स्फेरिकल है तो 4 पाई a स्क्वायर। अब अगर आपको मैं बाहर वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखना सिखाऊं तो सिग्मा 2 बराबर कितना चार्ज हो गया बाहर वाले पे, Q1 प्लस Q2 अपॉन में उसका एरिया कितना 4 पाई और रेडियस कितना है इसका b, तो 4 पाई b स्क्वायर। तो क्या बच्चों अब आप लोग किसी भी सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। मेटल का है तो इंडक्शन का भी ध्यान रखना है आपको। अच्छा और बताता हूं मैं आप लोगों को, अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे मैं बोलूं कि एक मेरे पास ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट है ना, और इस पे ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एक साइड पे है ना,
चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी डेंसिटी सिग्मा दे रखी है। तो यहाँ पर जो सिग्मा लिखा जाएगा Q बाई ए, क्योंकि यहाँ पर मैंने वन लेयर ले रखी है। कितना ले रखी है? वन लेयर ले रखी है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाए यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी, ये कैसी है? नॉन कंडक्टिंग है। कैसी है? नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। और चार्ज एक ही तरफ है, एक लेयर है, वन लेयर चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया यहाँ पर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो जरा ध्यान से, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पर, आप लोग इसको लिखेंगे, समझेंगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं इस वाले पार्ट में, थोड़ा और सिखाता हूँ आप लोगों को। इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। अब इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने एक काम करा बच्चों। एक ये मेरे पास कंडक्टिंग है, कैसी है ये? कंडक्टिंग, ये मेरे पास कंडक्टिंग। अब अगर मैं कंडक्टिंग रखता हूं यहां पर, और इस पे क्या कहते हैं, चार्ज दिया मैंने Q, तो चार्ज यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और चार्ज यहां पर भी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, क्योंकि कंडक्टर है। तो अगर ये कंडक्टिंग शीट है मेरे पास, तो अब यहाँ पर सिग्मा कितना लिखा जाएगा? सिग्मा कितना होगा? कितना चार्ज दिया मैंने Q, कितने एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? इस वाली साइड पे भी और इस वाली साइड पे भी। तो कितना हुआ बताओ? 2a, दो एरिया हो गए, एक तो इधर वाला भी और इधर वाला भी। तो ये सिग्मा निकाल दिया हमने बच्चों। अब यहाँ पर कितनी लेयर बनी? एक लेयर इधर है और एक लेयर इधर है, तो कितनी लेयर हुई? 2 लेयर हुई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी गई? इस वाली लेयर की लिखी मैंने कितना? सिग्मा बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट 2 आ जाएगा यहाँ पर। इस वाले की लिखी गई वन लेयर की सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बाई सिग्मा की जगह कितना आ जाएगा? कितना? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? यहाँ पर एक ही तरफ बिखरा हुआ था। अगर मैं इसके हिसाब से बताऊं तो सिग्मा की जगह कितना? Q बाई ए, मतलब कितना? 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये बच्चों कहानी थी हमारे पास किसकी? सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालने की। उसमें मैंने आपको क्या बताया, अगर नॉन कंडक्टिंग है तो ऐसे होगा, कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टिंग प्लेट है तो ऐसे होगा। क्लियर है क्या मेरी बात? अब इसके बाद अगले पार्ट पे और बढ़ते हैं, थोड़ा और सीखते हैं इसके रिगार्डिंग में। अब क्या सीखना है? मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन और बनाता हूं बच्चों में, ऐसे करके 2 शेल लेता हूं, 2 शेल लेता हूं। अभी इस बार कैसी है? थिन शेल है, थिन। अगर ये थिन शेल है बच्चों, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस कितना है? b। तो यहां पर मैंने रखा प्लस Q1 और यहां पर रखा ऊपर कितना? प्लस Q2। अभी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो चार्ज रीअरेंज होगा। तो कैसे होगा? यहाँ प्लस Q1 है तो यहाँ पर कितना आएगा? माइनस Q1। अगर यहाँ माइनस Q1 है, इसको कोई चार्ज नहीं दिया मैंने बाहर, यहाँ माइनस Q1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? प्लस Q1। अगर यहाँ प्लस Q1 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा बच्चों माइनस Q1। अगर यहाँ माइनस है तो बाहर लिखा जाएगा प्लस Q1। तो टोटल सरफेस पे पता चल गया हमें। अब आपसे किसी भी सरफेस के लिए, किसी भी स्फीयर की, चाहे इनर या आउटर, इनर या आउटर, मेरे को बोले भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। देखो प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये कब है? जब शेल है। और जब मेटल का होता तो यहाँ पर ये लिखते ही नहीं हम, ये वाला पार्ट, ये अंदर वाला प्लस Q1 ये लिखते ही नहीं, ये वाला लिखते हैं ना, केवल कहाँ पर? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे लिखते हैं। अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछूं बाहर वाले के लिए, मतलब S2 के आउटर पे, S2 के इनर पे, S1 के इनर पे, किसी पे भी पूछे तो यहां पर देखो कैसे करेंगे। S2 के आउटर पे पूछा है तो S2 के आउटर पे सिग्मा कितना हो जाएगा? चार्ज कितना हो गया? Q1 प्लस Q2, और एरिया कितना होगा इसका? 4 पाई बी स्क्वायर। अच्छा, अब S2 के इनर पे देखो तो इनर पे कितना है? माइनस Q1। तो सिग्मा क्या लिखा जाएगा? माइनस Q1 अपॉन में 4 पाई बी स्क्वायर। अच्छा, S1 के इनर पे, तो S1 के इनर पे कितना आएगा? सिग्मा बराबर माइनस Q1, और S1 का एरिया कितना है? 4 पाई ए स्क्वायर। ऐसे आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन करके, अगर इक्विलिब्रियम है इसका मतलब नेट चार्ज गिवन है, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो हमारे पास री अरेंजमेंट होगी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा।
बच्चों मैं इसको साफ करता हूँ और उसके बाद आप लिखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन और बताता हूँ, फिर इसको खत्म करते हैं लेक्चर को। अगले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे एनर्जी निकालना सिखाऊंगा थोड़ा सा, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर वाला पार्ट वाइंड अप कर लेंगे हम, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मेरे पास एक ये शेल है, ये क्या है यहाँ पर शेल है, इस शेल की रेडियस है मान लो कितना r, इसको चार्ज कितना दिया है हमने q, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा बताओ। तो पोटेंशियल कितना होता था q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अच्छा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी q बाई 4 पाई r स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो भी निकाल सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है चार्ज अपॉन एरिया, मतलब q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब इन तीनों में क्या रिलेशन बनता है वो रिलेशन मैं आपको बताता हूँ बच्चों, बहुत आसान होता है, परेशान होने की 1% भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ v और e को। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो v बाई ई इज इक्वल टू कितना आएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एंड इसको भी डिवाइड करो तो कितना आएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया e इंटू आर, v इज इक्वल टू कितना आ गया e इंटू आर। अब बताओ मैं इस e की जगह ये वाली वैल्यू रख दूं, कितना रख दूं, e की जगह v बाई आर, तो बराबर कितना आ गया बच्चों सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा बराबर कितना आ गया v बाई आर एप्सिलॉन नॉट, v बाई आर एप्सिलॉन नॉट। और v कितना आ जाएगा वो भी लिख सकते हो आप, v की वैल्यू कितनी आ गई सिग्मा r अपॉन में कितना बच्चों एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर हमें यहाँ पर चार्ज की जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी दी जाए तो क्या लिखने में दिक्कत आएगी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो यहाँ पर सिग्मा 1 सिग्मा 2, जैसे भी आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो आपको पोटेंशियल लिखना है। तो यहाँ पर हम चार्ज लिख रहे थे, वहां पर क्या लिखना है सिग्मा उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेडियस लिखनी है उसकी और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो अब हमें समझ में आ गया भाई v इज इक्वल टू ई आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मैं रेडियस, कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, सिग्मा का फॉर्मूला v की टर्म्स में ऐसे आएगा, पोटेंशियल ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। अभी तक हम पोटेंशियल किसके टर्म्स में लिख रहे थे चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, लेकिन इस बार किस फॉर्म में लिखा है मैंने सिग्मा की फॉर्म में। क्या बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें यहाँ तक समझ में आएगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज भी सिखाया, मैंने आपको कंडक्टिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना भी सिखाया, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी लिखना सिखाया मैंने, फिर आपको मैंने नॉन कंडक्टिंग के लिए बताया, मैंने आपको ये भी बताया अगर चार्ज की एक लेयर होगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर जितनी लेयर्स होंगी सरफेस चार्ज डेंसिटी को उतनी लेयर से क्या करते जाएं मल्टीप्लाई करते जाएं। अगर मान लो मेरे पे थिन शीट हो, बिल्कुल इनफाइनाइट शीट हो, उस इनफाइनाइट शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी कितनी होती थी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हमारे पास दो थिन शीट को चिपका के क्या करें थिक शीट बनाई जाए तो भी बना सकते हैं आप लोग। अरे बात समझ में आता है। तो बच्चों यहाँ तक था इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर, उसमें हम थोड़ा सा अगले लेक्चर में आपको एनर्जी निकालना और बताऊंगा, थोड़ा सा और मिले जुले क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग लेक्चर देख रहे होंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करना, 1 to 1 देखना है। अगर आपको बहुत अच्छी कमांड बनानी है फिजिक्स में तो आपको मेरे लेक्चर्स को एकदम सीक्वेंस वाइज लिखना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। चलिए यहाँ के बाद अगले लेक्चर में मिलेंगे, थैंक यू।